हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। हाजिर आपके लिए आज की एक नई वीडियो को लेके। नई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की बहुत-बहुत बधाइयाँ। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएँ पूरी करे और आपको हमेशा खुश रखे और स्वस्थ रखे। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें हैं तो इससे बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता और ना ही इससे ऊपर कोई चाहने की ज़रूरत है। बाकी आप सभी की अपनी डिज़ायर्स हो सकती हैं, वो सभी इस साल में पूरी हो जाएँ। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आपके इकोनॉमिक्स के 100 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और इकोनॉमिक्स को हम आपका जो ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा कर रहे हैं। हमने मनी एंड बैंकिंग तक कर दिया था, लास्ट टॉपिक हमारा ये था। आज हम अगला टॉपिक करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, और इसमें दूसरा टॉपिक मैंने ऐड कर दिया है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। तो ये 2 टॉपिक के से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब जो समय है वो बहुत कम बच गया है। अगला जितना भी बचता है वो हम मैक्सिमम 2 वीडियो में जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आपका एक तो इकोनॉमी ऑफ एचपी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जीएसटी से रिलेटेड है आपका, और नीति आयोग वगैरह ये सारा कुछ जो है वो अगली 2 वीडियो में हम सम अप कर देंगे इसको पूरा आपका। इकोनॉमी का, सोशियोलॉजी का हमने कंप्लीट कर दिया है, पब्लिक एड का भी कर लेंगे, और बाकी जो मेन सब्जेक्ट्स बचते हैं वो अब कंप्लीट होते हैं या नहीं होते हैं। कोशिश ये करेंगे उनको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बाकी देखते हैं जितने दिन है उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे यूटिलाइज़ करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो फटाफट से आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो पहली बार वीडियो पे आए हैं उनके लिए जानकारी ये है कि इस हर एक वीडियो, जितनी भी जो भी आप हमारी वीडियो देखते हैं, सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर जो आपकी प्लेलिस्ट है सब्जेक्ट वाइज बनी हुई, उसके लिंक अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं कि इसकी इस प्लेलिस्ट के लिंक दो। तो सभी जितनी भी वीडियो आपके सामने आएगी उन सभी वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, सब्जेक्ट वाइज आपको वहाँ पे लिंक्स मिल जाएंगे। वहाँ से आप जिस भी सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी आपका टीजीटी आर्ट से रिलेटेड या आईजीबीटी से रिलेटेड है, वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वहाँ से आप जो है वो तैयारी कर सकते हैं। फिलहाल फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये पहला क्वेश्चन है, पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, यह किसका कथन है? सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन है ये आपका। तो ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, जेबी से का ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत यानी कि क्लासिकल थ्योरी किस मान्यता पर आधारित है? तो ये आधारित है आपकी फुल एम्प्लॉयमेंट पे, पूर्ण रोजगार पे। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किसने लिखी? तो ये आपकी जेएम किन्स की है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। किन्स के अनुसार रोजगार का स्तर किस पर निर्भर करता है? तो ये आपका इफेक्टिव डिमांड पे। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। समग्र मांग के मुख्य घटक क्या है? तो उपभोग और निवेश। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। एमपीसी का पूर्ण रूप आपको बताना है। तो इसका पूर्ण रूप ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम। नेक्स्ट है, यदि एमपीसी इक्वल टू 0.5 है तो एमपीसी एमपीएस कितना होगा? तो इसका जो सूत्र है वो आपका एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 होता है। तो जब ये इक्वल टू 1 होगा, तो जब आपका एमपीसी 0.5 है तो ये भी आपका 0.5 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निवेश गुणक का सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र आपका के इक्वल टू 1/एमपीएस हो जाएगा। ये के से जानते हैं निवेश गुणक को। तो ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। किन्स का मनोवैज्ञानिक नियम किससे संबंधित है? तो ये आपका कंजम्पशन से है, उपभोग से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्वायत्त निवेश किस पर निर्भर करता है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। तो ये आपका आय के स्तर पे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। त्वरक का सिद्धांत किससे संबंधित है? एक्सेलरेटर का। तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उपभोग में परिवर्तन से निवेश में परिवर्तन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जब समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं आपका स्फीतिक अंतराल। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। न्यून मांग को ठीक करने के लिए कौन सा राजकोषीय उपाय है? तो इसके लिए सार्वजनिक व्यय में वृद्धि। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। मौद्रिक नीति कौन नियंत्रित करता है? तो ये आपका आरबीआई। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। राजकोषीय नीति का संबंध किससे है? तो ये आपका सरकारी राजस्व और व्यय से है। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का मान हमेशा
किसके बीच होता है? तो ये आपका 0 से 1 के बीच में होता है, ये ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। यदि निवेश बढ़ता है तो आय में कई गुना वृद्धि होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको जो है वो गुणक कहते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किन्स के अनुसार बचत और निवेश हमेशा क्या होते हैं? तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपके संतुलन में बराबर होते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। व्यापार चक्र को नियंत्रित करने के लिए कौन सी नीतियाँ उपयोग में लाई जाती हैं? तो ये ट्रेड साइकिल के लिए आपकी मौद्रिक और राजकोषीय दोनों नीतियाँ हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। मंदी के दौरान सरकार को क्या करना चाहिए? इसमें से क्या है जो करना चाहिए? तो ये आपका व्यय बढ़ाना चाहिए, तो ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था से है। सरकारी बजट कितने समय के लिए बनाया जाता है? तो ये आपको पता होगा, एक वित्तीय वर्ष के लिए जो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होके आपका 31 मार्च तक चलता है, वित्तीय फाइनेंशियल ईयर जिसे कहते हैं आपका। ये आपका जैन टू दिसंबर नहीं चलता, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे नेक्स्ट ही क्वेश्चन है वैसे, भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है? ये मैंने अभी बता दिया आपको, 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट है, बजट के 2 मुख्य घटक कौन से हैं? तो इसके 2 मुख्य घटक आपके हैं, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। वह कर जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है उसी को चुकाना पड़ता है, क्या कहलाता है? मतलब इसे जो है आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते किसी और पे, तो ये आपका प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं, डायरेक्ट टैक्स आपका ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन-सा प्रत्यक्ष कर है? एग्ज़ाम्पल आ जाते हैं कई बार, तो इसमें से कौन-सा है जो आपका डायरेक्ट टैक्स है? तो इनकम टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स का एग्ज़ाम्पल है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन-सा अप्रत्यक्ष कर है? इनडायरेक्ट टैक्स कौन-सा है आपका और सबसे पॉपुलर है ये आपका? तो ये आपका जीएसटी है, जीएसटी एक आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, ये आपको याद रखना है। राजस्व प्राप्ति का कौन-सा उदाहरण नहीं है? तो रेवेन्यू रिसीट आपका विनिवेश है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इसमें से ये आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। नहीं पूछा है इसलिए आपका ये राइट आंसर है। राजस्व घाटा का सूत्र क्या है? तो राजस्व घाटे का सूत्र आपका है, राष्ट्रीय व्यय से जब आपकी राष्ट्रीय प्राप्तियाँ माइनस हो जाएगी तो आपका राजस्व घाटा निकलता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा क्या दर्शाता है? तो राजकोषीय घाटा आपका बोरोइंग दर्शाता है, सरकार की कुल उधार लेने की आवश्यकता, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्राथमिक घाटा किसके बराबर होता है? तो ये आपका होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। यदि सरकार अपनी संपत्तियां बेचकर पैसा जुटाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे विनिवेश कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। कर लगाने का वह सिद्धांत जो भुगतान क्षमता पर आधारित है क्या कहलाता है? तो ये आपका समता का सिद्धांत कहलाता है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। प्रगतिशील कर का क्या अर्थ है? तो ये आपका आय बढ़ने पर कर की जो दर है वो भी बढ़ती जाती है। जैसे आप देखते हैं ये आपका इनकम टैक्स भी है, जैसे आपका इनकम बढ़ती जाती है तो उसके जो आपका स्लैब है वो भी बढ़ता जाता है। सरकार द्वारा लिया गया ऋण किस बजट का हिस्सा है? तो ये आपका पूंजीगत बजट का है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर कर राजस्व है? तो ये आपका लाभांश और लाभ, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। राजकोषीय संघवाद का संबंध किससे है? तो ये आपका है ऑप्शन ए, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों से। भारत में बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो ये आपने काफ़ी देखा होगा, वित्त मंत्री पेश करते हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। वर्तमान में कौन वित्त मंत्री है भारत की? घाटे का बजट कब होता है? तो ये आपका जब अनुमानित व्यय जो है वो आपका ज़्यादा होती है अनुमानित आय से, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इसमें टिक लगाना भूल गए। फिर आपका है, एस्टीट्स किसका स्रोत है? तो ये आपका गैर कर राजस्व का है, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। पूंजीगत व्यय का उदाहरण इसमें से कौन सा है? तो ये आपका पुल या सड़क निर्माण, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। संतुलित बजट गुणक का मान कितना होता है?
तो ये आपका 1 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो ये आपका 2017 में हुआ था, 1 जुलाई 2017 को, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। राजकोषीय नीति का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ये सभी इसके प्रमुख उद्देश्य हैं, जिसमें आपका मूल्य स्थिरता, आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार आ जाता है, तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। पब्लिक गुड्स की विशेषता क्या है? सार्वजनिक वस्तुएं जो होती है आपकी, तो ये आपकी एक तो गैर प्रतिद्वंदी और गैर बहिष्कृत, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तो राजकोषीय घाटा किसके बराबर होगा? तो ये आपका ब्याज भुगतान के, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। सरकार की कर प्राप्तियों और व्यय की नीति को क्या कहते हैं? इसे ही जो है फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। ऑप्शन सॉरी ये यहाँ पे आप देख पाएंगे, फिस्कल पॉलिसी इसे कहा जाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास व्यय है? तो ये आपका शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो व्यय है वो आपका विकास व्यय कहलाता है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है शून्य आधारित बजट, जिसे जीरो बेस्ड बजटिंग भी कहते हैं, का क्या अर्थ है? तो ये वो बजट होते हैं जिसकी शुरुआत हर बार जो है वो जीरो से ही की जाती है, नए सिरे से की जाती है, तो हर बार नए सिरे से बजट बनाना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कर क्या है? कर आपका अनिवार्य भुगतान है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ये इसकी एक तरह से डेफिनेशन भी हो जाती है। कैनन ऑफ टैक्सेशन सबसे पहले किसने दिया? कराधान के सिद्धांत। तो ये आपका एडम स्मिथ ने, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आय और रोजगार से संबंधित, नियोजित बचत और नियोजित निवेश जब बराबर होते हैं तो अर्थव्यवस्था किस स्थिति में होती है? तो ये आपका संतुलन की स्थिति होती है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आपका है मितव्ययिता, और मितव्ययिता का विरोधाभास क्या बताता है? तो ये आपका यदि सभी लोग अधिक बचत करेंगे तो कुल मांग और आय गिर जाएगी, तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। एपीसी प्लस एपीएस का योग हमेशा कितना होता है? तो ये हमेशा 1 के बराबर होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। ब्रेक इवन पॉइंट वह बिंदु है जहाँ जहाँ क्या होता है, जहाँ उपभोग बराबर है आय, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। यहाँ बचत जो है वो शून्य होती है। यदि अर्थव्यवस्था में न्यून मांग है तो केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में बैंक दर घटानी चाहिए और प्रतिभूतियां खरीदनी चाहिए, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है नगद आरक्षित अनुपात, यानी कि सीआरआर जिसे कहते हैं, वह राशि है जो वाणिज्यिक बैंकों को किसके पास रखनी पड़ती है? ये हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है। तो सीआरआर आपका आरबीआई के पास रहता है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर जो है वो इसमें हो जाएगा। खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस किसका हिस्सा है? ये आपका मौद्रिक नीति का है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किन्स के अनुसार मुद्रा की मांग के 3 उद्देश्य कौन से हैं? तो ये आपके लेन देन, एहतियाती और सट्टा, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। तरलता जाल की स्थिति कब होती है? ये होती है जब ब्याज दर बहुत कम हो, तो ये आपकी ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। यदि सरकार कर घटाती है तो समग्र मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मांग इससे बढ़ती है, इसका अपोजिट रिएक्शन रहता है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। उपभोग वक्र का ढलान क्या दर्शाता है? तो ये आपका एमपीसी को दर्शाता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अल्प बाजार संतुलन का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? तो इसका अर्थ है ये आपका एडी इक्वल टू एएस, लेकिन पूर्ण रोजगार नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। स्वायत्त उपभोग कब होता है? तो ये आपका जब आय शून्य होती है, ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। गुणक और एमपीसी के बीच कैसा संबंध है? तो ये आपका प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। एमपीसी जितना अधिक होगा, गुणक उतना ही जो है वो अधिक हो जाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट है। अवस्थिति अंतराल किसका माप है? ये आपका न्यून मांग का है, ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर है। वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर में वृद्धि करने से बैंकों को ऋण देने की क्षमता, बैंकों की जो ऋण देने की क्षमता है वो कम होती है या ज़्यादा, तो ये आपकी कम हो जाती है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अनैच्छिक बेरोजगारी का अर्थ है, क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है आपका लोग प्रचलित मजदूरी पर काम करने को तैयार है लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है, तो आपका अनैच्छिक बेरोजगारी जो है वो कहलाती है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
त्वरक का गुणांक है, क्या है? तो ये आपका है पूंजी में परिवर्तन अपॉन आय में परिवर्तन। ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 यह समीकरण किसकी देन है? ये आपकी किन्स की देन है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। यदि एमपीएस इक्वल टू 0.2 है तो गुणक का मान क्या है? तो ये आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब हम 1 को भाग देंगे 0.2 से तो आपका 5 आ जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है सट्टा उद्देश्यों के लिए मुद्रा की मांग किस पर निर्भर करती है? तो ये आपका ब्याज दर पर। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। मजदूरी कीमत सर्पिल किस प्रकार की मुद्रास्फीति का कारण है? तो ये आपका है लागत प्रेरित। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है पंप प्राइमिंग का संबंध किससे है? इसको हमने ऊपर भी पढ़ा था। तो ये आपका मंदी के दौरान सरकारी व्यय बढ़ाना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है करापात का अर्थ क्या है? तो ये आपका कर का अंतिम मौद्रिक बोझ। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। प्रतिगामी कर में क्या होता है? तो इसमें आय बढ़ने पर कर की दर घटती है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। गरीबों पर अधिक बोझ इससे हो जाता है। मूल्यानुसार कर किस पर लगाया जाता है? कि आपका वस्तु के मूल्य पर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत प्राप्ति है? तो आपका ऋणों की वसूली। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो आपका 2003 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। सब्सिडी को बजट में किस प्रकार का व्यय माना जाता है? तो ये आपका राजस्व व्यय है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत में जीएसटी किस प्रकार का कर है? तो ये आपका गंतव्य आधारित है। डेस्टिनेशन बेस्ड है। ये आपका डेस्टिनेशन बेस्ड मतलब लास्ट में जो जाके लगता है फिनिश्ड गुड्स पे, उससे जो है वो डेस्टिनेशन आधारित कह सकते हैं आप। नेक्स्ट है घाटे की वित्त व्यवस्था का मुख्य साधन क्या है? तो आपका है नए नोट छापना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका है जेंडर बजटिंग का उद्देश्य है महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बजट में विशेष प्रावधान। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कराघात किस पर पड़ता है? जिस व्यक्ति पर कर कानूनी रूप से लगाया जाता है तो उसका बर्डन भी उसी पे पड़ेगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सार्वजनिक ऋण में क्या शामिल है? तो इसमें आपके आंतरिक और विदेशी दोनों ऋण शामिल है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। विशेष निर्धारण क्या है? ये आपका सरकारी विकास कार्यों के कारण संपत्ति के मूल्य में वृद्धि पर लिया गया शुल्क। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। यदि सरकार का कुल व्यय कुल प्राप्तियों से अधिक हो तो यह कौन सा घाटा है? तो आपका प्राथमिक घाटा। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। विनियोग विधेयक संसद में क्यों लाया जाता है? तो ये आपका भारत की संचित निधि से पैसा निकालने के लिए। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। वित्त विधेयक का संबंध किससे है? तो ये आपका नए कर लगाने या करों में बदलाव करने के लिए। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किस कर को कागजी कर कहा जाता है? पेपर टैक्स इसे कहते हैं। ये आपका उपहार कर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कभी कभी वेल्थ कर को भी कहा जाता है। ये राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। तो ब्याज दर नहीं है, बाकी सभी है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट आंसर है। निगम कर किस पर लगता है? तो आपका लगता है कंपनियों के मुनाफे पर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जब सरकार अपनी आय से अधिक खर्च करती है तो मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इससे मुद्रास्फीति जो है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कैनन ऑफ इकोनॉमी का अर्थ क्या है? ये आपका कर संग्रह की लागत न्यूनतम होनी चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। फ्री राइडर समस्या किस प्रकार की वस्तु में पाई जाती है? तो आपका सार्वजनिक वस्तु में। ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। भारत में शून्य आधारित बजट सबसे पहले कब पेश किया गया था?
तो ये आपका 1987-88 में ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। केंद्र सरकार को सबसे अधिक आय किस स्रोत से प्राप्त होती है? तो ये आपका जीएसटी और उधार से, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका, संकुचनकारी राजकोषीय नीति का प्रयोग कब किया जाता है? तो ये आपका उच्च मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर है। तो ये 100 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन थे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं टीजीटी आर्ट्स के एग्ज़ाम की, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और जीबीटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें भी इकोनॉमिक्स को ऐड कर दिया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। आपका बजट हो गया, टैक्स हो गया, इससे जो है वो क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो एक बार अगर आपको सभी क्वेश्चन याद नहीं हुए, तो एक बार आप ज़रूर इसको रिवाइज़ करें, तो आपको डेफ़िनेटली सभी क्वेश्चन जो है वो याद हो जाएँगे। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।